हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लस टू ज्योग्राफी क्लास सेकंड बुक का चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज कंटिन्यू है। इसके अंदर आज कुछ एक टॉपिक और कवर करेंगे। इसमें पहला है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, जल की मांग और उपयोग। भारत के अंदर हम जानते हैं कि इंडिया क्या है, ट्रेडिशनली बीन ए एग्रियन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान देश हम जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो कृषि को हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उससे लेना है तो इरिगेशन का हमें डेवलपमेंट करना कंपलसरी हो जाता है। इसी के तहत जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके अंदर सिंचाई को अधिक वैल्यू दी जाती है। इसी के तहत अनेक प्रकार की जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू किए गए हैं, जैसे भाखड़ा नैंगल डैम है, हीराकुंड डैम है, या दामोदर वैली, नागार्जुन सागर है, या इंदिरा गांधी कैनल है। ये सभी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। और जो वाटर की डिमांड है वो सबसे ज़्यादा इरिगेशन के अंदर ही होती है। तो इसी के तहत हम वाटर का यूज़ देखें तो एग्रीकल्चर के अंदर सरफेस वाटर का 89% यूज़ किया जाता है और ग्राउंड वाटर का 92% क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उपयोग किया जाता है, जो कि सर्वाधिक है हम कह सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर 2% ऑफ सरफेस वाटर यूज़ होता है, जबकि ग्राउंड वाटर का 5% इस सेक्टर के अंदर यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार हम डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर देखें तो सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन है 9%, जो कि ग्राउंड वाटर के 3% से ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर किस प्रकार डोमिनेट करती है। लेकिन भविष्य के अंदर हमें पता है कि जो डोमेस्टिक सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इसकी खपत है वो बढ़ेगी, क्योंकि यही जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है ये कभी रुकती नहीं है। तो देश धीरे धीरे क्या है औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद डिमांड फॉर वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए जल की मांग इतनी अधिक क्यों है, या हम कहें कि कृषि को सफल बनाने के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान किस प्रकार होता है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन भी बनेगा। अच्छा, तो कुछ एक फैक्टर्स हैं। पहला है स्पेसियो टेम्परल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल। इंडिया क्या है, ज़्यादा मानसून से प्रभावित एक देश है, लेकिन यहाँ का जो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही असमान है और देश के अधिकांश भागों के अंदर रेनफॉल पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं होती और जल का अभाव बना रहता है, लैक ऑफ वाटर। जैसे खासकर जो उत्तर पश्चिमी भारत है या दक्षिण का पठार है इनके अंदर। दूसरा, इसका जो वितरण है, कालिक वितरण समय के हिसाब से, वो भी बहुत असमान है, क्योंकि जो पर्याप्त वर्षा है वो केवल 3-4 महीनों के अंदर ही होती है, जो कि मई से जुलाई अगस्त तक होती है, और बाकी सारा साल बारिश नहीं होती। तो सिंचाई के बिना जो बाकी के 8 महीने हैं तो उसमें खेती बुरी तरह प्रभावित होती है, इसलिए सिंचाई की मांग अधिक है। और वर्षा की अधिक परिवर्तनशीलता भी है, यानी कई बार तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, इतनी बारिश हो जाती है, लेकिन कई बार बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। तो मानसून के साथ हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर कृषि एक जुआ बनकर रह जाती है। और वर्षा की अनिश्चितता भी है, कंटिन्यू नहीं होती, आगमन और निवर्तन भी वर्षा का अनिश्चित है, उतार चढ़ाव अत्यधिक हैं। तो इन सभी के कारण जो सुरक्षा कौन देता है एग्रीकल्चर को, सिंचाई सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा, हम नेचर ऑफ क्रॉप्स देखें। कुछ एक फसलें ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे राइस है, शुगर केन है, जूट है, तो इनको ज़्यादा पानी चाहिए, तो वो कौन देता है, सिंचाई। इसी तरह ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, तो इसका उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली क्रॉप्स को पैदा किया जाए, वे फसलों की खेती की जाए।
तो अधिक उपज देने वाली फसलें हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन वाली, उनको ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है। तो वो नमी कौन देगा? सिंचाई। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स का जो विकास हुआ है वो उसने सिंचाई की मांग को काफ़ी पूरा किया है। तो जो सिंचित क्षेत्र है भारत का, जहाँ पर सिंचाई होती है, उसका वितरण भी भारत के अंदर बहुत ही असमान है। यानी एक और तो हम पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अंदर देखें तो 85% जो एरिया है उसको सिंचाई उपलब्ध है, और जहाँ पर गेहूं और चावल की खेती का बहुत बड़ा महत्व है सिंचाई के कारण। दूसरी ओर उत्तर पूर्वी राज्यों हैं और जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं उनके अंदर पर्याप्त वर्षा हो जाती है, तो सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। फिर हम देखें कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई, यानी कौन सा राज्य कितना ज़्यादा उपयोग कर रहा है भौम जल का और उसके क्या परिणाम हो रहे हैं। पंजाब के अंदर 76% और हरियाणा के अंदर 51.3% एरिया है वो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के द्वारा इरिगेटेड होता है। तो इससे पता चलता है कि जो इनका ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम सर्वाधिक की बात करें तो उसके अंदर गुजरात सबसे ज़्यादा 86.3% इरिगेशन जो एरिया है वो यूज़ करता है वेल्स एंड ट्यूबवेल से। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी का नंबर है। तो यदि हम ग्राउंड वाटर का अत्यधिक यूज़ करेंगे तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, ये भी हम देख लेते हैं। एक तो ग्राउंड वाटर क्या है, इसका लेवल है वो डाउन चला जाता है, सबसे मुख्य समस्या यही है। तो इससे ग्राउंड वाटर के अंदर कमी आती है, इसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अधिक जल निकालने से जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर एक तत्व होता है फ्लोराइड, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर यह रोगों को जन्म देता है। इसके अतिरिक्त यदि हम ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकालेंगे तो सिंचाई यानी गहन हो रही है, तो उससे जो मिट्टी है वो भी खराब हो रही है। उसके अंदर हम कहें कि वो लवणता है वो बढ़ रही है, यानी साल्ट बढ़ रहा है उसके अंदर। इससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी परिणाम हैं। इसके अतिरिक्त वाटर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो अवेलेबिलिटी है, फिर यूटिलाइजेशन है, फिर उसकी क्वालिटी और मैनेजमेंट, ये सभी संबंधित हैं इससे। तो यदि भारत के अंदर इसी प्रकार उपयोग होता रहा यानी जो हम देख रहे हैं, तो इससे जल आपूर्ति का एक गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इसके अंदर मुख्य हम कह सकते हैं कि डिटराइजेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, जल के गुणों का ह्रास होगा। तो ये टॉपिक आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या जल प्रदूषण होता है, किन किन पदार्थों से होता है, और नदियाँ किस प्रकार प्रदूषित हो रही हैं, ये सब उसके अंदर दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो पेस्टिसाइड्स हैं वे भी अनेक केमिकल से बने होते हैं। तो इस प्रकार इसको आप टॉपिक कवर कर लें। थैंक यू।